बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह उस राजा का इकलौता पुत्र था और वह अभी बहुत छोटा था। दूसरी तरफ राजा ने उसके पूरे जीवन की लकीरें बना दी थी। वह क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा, उसे किस तरह से एक प्रभावशाली राजा बनना होगा, इस तरह की कई सारी बातें राजा ने पहले से ही सोच रखी थी। लेकिन वह राजा यह भूल चुका था कि हम में से हर एक व्यक्ति अलग रूप, अलग रंग और अलग व्यवहार के साथ जन्म लेता है और यही हमारे जीवन की धारा होती है। उस लड़के का भी एक व्यवहार था। उसे राज्य का राजा नहीं बनना था। उस लड़के का मन तो बहुत नाजुक था। वह जल्दी ही करुणा से भर जाता था। हिंसा से उसे आनंद नहीं आता था। उसे तो चित्र बनाना और नृत्य करना अत्यधिक पसंद था। यही उसकी जीवन की धारा थी। यदि वह उस पर चलता तो संपूर्णता को प्राप्त करता। लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस कारण वह राजा अपने बच्चे से नाराज रहने लगा। उसने हर वह जतन कर दिया जिससे उसका बच्चा सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ सके, उसमें सम्राट के सर्वश्रेष्ठ गुण आ सके। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ अब वह युवराज बड़ा होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे युवराज बड़ा हो रहा था, उसे समाज की और बाहर की चिंता होने लगी थी। लेकिन व्यवहार उसका वही था। उसके व्यवहार को राजा बिल्कुल पसंद नहीं करता था और इसी वजह से वह राजा अपने पुत्र को ताने मारता, अपशब्द कहता। वह कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता कि अपने पुत्र से कहता, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। क्या तुम जानते हो, जब लोग यह सुनते हैं कि तुम्हारा पुत्र नृत्य करना पसंद करता है, चित्र बनाना पसंद करता है, तो लोग मुझ पर कितना हंसते हैं, मुझ पर क्या बीतती है। क्या तुम जानते हो वह मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, और यह सब तुम्हारी वजह से है। राजा के पुत्र को अपने पिता की यह बात मन पर लग गई। उसके बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता की बातों का पालन करेगा। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उसके पिता जैसा उसे बनाना चाहते हैं वह वैसा बनकर रहेगा। एक बार जब उसके पिता खुश हो जाएंगे तो वह वापस अपने साधारण जीवन को जीने लगेगा। उस दिन से ही युवराज ने बहुत प्रयास किए, निरंतर अभ्यास किया और आखिरकार वह एक ऐसा योद्धा बन गया जिसे हराना नामुमकिन था। उसने कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिन्हें जीतना नामुमकिन था, लेकिन वह अपने पराक्रम के दम पर विजय हुआ। और जब भी वह विजय होकर वापस अपने महल लौटता तो उसे यही लगता कि अब तो उसके पिता उससे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हर बार जब वह विजय होकर घर लौटता तो उसके पिता उसे केवल एक ही बात कहते, बेटा तुम्हें तो अभी और सीखना है, अभी तुम पूर्ण रूप से एक योद्धा नहीं बने हो। और इसी वजह से वह अपने पिता की नज़रों में पूरा बनने के लिए दिन रात मेहनत करता, अपनी पूरी ताकत लगा देता। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आया जिससे राजा को अपने बेटे पर गर्व हो। और धीरे धीरे वह पुत्र अपने आप को भुला चुका था कि वह क्या है और वह क्या करना चाहता है। धीरे धीरे उसके अंदर की करुणा क्रूरता बन चुकी थी। एक दिन की बात है, वह युवराज अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था कि तभी उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी। वह युवती अत्यधिक सुंदर थी, जिसके प्रति वह युवराज आकर्षित होते चले जा रहे थे। उस युवती को देखकर युवराज के मन में प्रेम उमड़ने लगा। उन्होंने उस युवती को अपने राजमहल बुलाया और उसके सामने उन्होंने तरह तरह के हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए और फिर उससे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यह जो कुछ भी तुम देख रही हो यह सब तुम्हारा है, बस मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। इस पर वह युवती क्रोधित होकर युवराज से कहती है, हे युवराज, मैं आपसे प्रेम नहीं करती। भला यह कंकड़ पत्थर लेकर मैं क्या करूंगी? यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे आपकी सबसे प्रिय चीज चाहिए। क्या आप मुझे दे सकोगे?
इस पर वह युवराज कहता है, सुंदरी, जो कुछ तुम चाहो वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस पर युवती कहती है, हे युवराज, मुझे आपका यह राजमहल, यह राजपाट, यह शानो शौकत नहीं चाहिए। मैं तो एक साधारण सी युवती हूँ और मैं आपसे भी यही चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर चल पाएंगे? अपना यह राजपाट, यह शानो शौकत क्या आप छोड़ सकेंगे? उस युवती की यह बात सुनकर वह युवराज बहुत सोच में पड़ गया और उस युवराज को देखकर वह युवती हंस पड़ी और कहने लगी, हे युवराज, यह आपकी धन दौलत, यह आपका साम्राज्य हमारी जिंदगी में कुछ नहीं। धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ही प्रेम की कसौटी बन जाती है। आपने तो देखा ही होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा धन दौलत होती है, मान सम्मान होता है, पद प्रतिष्ठा होती है, लोग उसे ही अधिक प्रेम करते हैं, उसकी अधिक फिक्र करते हैं, हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यह सब सच नहीं होता। वास्तविक तौर पर ऐसे लोग उस धन दौलत के अधीन होते हैं, उस धन दौलत का सम्मान कर रहे होते हैं, उस राजपाट का, उस पद प्रतिष्ठा का सम्मान कर रहे होते हैं। वे लोग उसकी वाहवाह कर रहे होते हैं, उसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, जो कि एक दिखावा है, जो कि एक झूठ है। और इन सभी झूठों के पीछे हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। हम सब इनके पीछे भागते रहते हैं, फिर चाहे वह कोई गरीब हो या फिर कोई अमीर। लेकिन आखिरी सांस तक ना तो कोई गरीब से प्रेम करना चाहता है और ना ही उसकी कोई फिक्र करता है। लेकिन यदि आप किसी को धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिखाएंगे तो वह अवश्य ही आपकी झूठी तारीफ करेगा और वह आपका झूठा सम्मान भी करने के लिए तैयार रहेगा। वह आपसे केवल इसलिए जुड़ा रहेगा क्योंकि उसे वे सारी चीजें पसंद है, ना कि आप। उस युवती की यह सारी बातें सुनकर युवराज एक बार फिर से कुछ देर के लिए सोच विचार करने लगता है और कुछ देर बाद वह उस युवती से कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसा तुम चाहती हो, मैं एक साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। बस मैं अपने माता पिता को इसकी सूचना देना चाहता हूँ, अपने माता पिता से आज्ञा लेना चाहता हूँ। जैसे ही सम्राट को यह बात पता चली कि युवराज यह राज्य छोड़कर जा रहे हैं और वह भी एक साधारण सी लड़की के लिए, उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़की और युवराज को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश किया जाए। सैनिकों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने उस लड़की और युवराज को बंदी बनाकर राज दरबार में ले आए। सम्राट ने उस लड़की को जासूसी के आरोप में मृत्युदंड दे दिया। वह राजा यह भूल चुका था कि जब हमारे हाथों में शक्ति होती है, हमारे हाथों में ताकत होती है, तो हम न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भूल जाते हैं। हमें तो केवल बस यही लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह सही है। हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। मृत्युदंड के बारे में सुनने के बाद वह लड़की डर गई और राजा से कहती है, हे राजन, इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें मैंने क्या किया है? आपके ही पुत्र युवराज ने मुझे यहाँ पर आने का अनुग्रह किया था और मैं उनकी ही विनती पर यहाँ आई थी, इसलिए मुझे मृत्युदंड देने का आपको कोई अधिकार नहीं। उधर दूसरी तरफ युवराज भी अपने पिता को समझाने का हर मुमकिन प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पिता मानने को तैयार नहीं थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, यदि आप इस लड़की को छोड़ देंगे तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। यह बात सुनकर वह सम्राट अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उस सम्राट ने उस लड़की को जाने दिया। उसके बाद सम्राट ने राजकुमार का विवाह राजकुमारी के साथ किया। वह राजकुमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। वह जल्द से जल्द इस राज्य की महारानी बनना चाहती थी और इसके लिए युवराज के पिता का मरना जरूरी था, अर्थात युवराज के पिता का मृत्यु को प्राप्त करना आवश्यक था। आगे वह राजकुमारी युवराज से कहती है कि अब आपके पिता बूढ़े हो चुके हैं, अब आपको ही इस राज्यभार को संभालना चाहिए। अब वह इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उनसे यह राजपाट नहीं संभलता, वह उसे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं और वह अब उसके काबिल भी नहीं है। और बुढ़ापे में अक्सर ऐसा ही होता है, हम किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाते।
हमारे लिए हर काम बोझ बन जाता है। राजकुमारी की यह बातें सुनकर युवराज भी राजकुमारी की बातों से सहमत हो जाता है। युवराज को तो यह पता ही नहीं था कि मन ही मन वह अपने पिता से नाराज है और मन ही मन वह अपने पिता के खिलाफ क्रोध को पाल रहा है। वह तुरंत ही अपने पिता के पास गया। उसने राजा से कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो चुके हो और आपको अब आराम करना चाहिए। आप मुझे सम्राट घोषित कर दीजिए। अब से मैं इस राज्यभार को संभालूं। इस पर सम्राट युवराज से कहता है, बेटा, तुम अभी इस काबिल नहीं हुए हो कि मैं तुम्हें यह पूरा राज्यभार सौंप दूं। तुम जिस दिन इसके काबिल हो जाओगे, मैं तुम्हें स्वयं ही इस राज्य का सम्राट घोषित कर दूंगा। ऐसे ही काफी समय बीत चुका था। धीरे धीरे उस राज्य में सब कुछ बदलता जा रहा था और इधर राजकुमार मन ही मन अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। उसके मन में जो क्रोध पल रहा था वह अब एक चिंगारी से आग का रूप ले चुका था। वह मन ही मन अपने पिता का दुश्मन बन चुका था। इधर राजकुमारी ने राजकुमार के पिता को रास्ते से हटाने का एक उपाय बनाया। उस समय पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर आक्रमण किया था और इसी युद्ध के दौरान वह राजकुमारी चाहती थी कि सम्राट मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इस युद्ध के दौरान राजकुमारी ने कुछ ऐसा उपाय किया था कि जब सम्राट अकेले पड़ जाए तब पीछे से उस पर वार किया जाए। दूसरे ही दिन पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन युद्ध के दौरान ठीक इसका उलट हो गया। राजा की जगह पर वह युवराज दुश्मनों के बीच फंस गया था और जब सम्राट ने यह देखा तो वह अपने पुत्र को बचाने के लिए घोड़े पर सवार वह पुत्र की ओर आगे बढ़ा। इस दौरान युवराज ने सोचा कि यही सबसे सही मौका है। मैं अपने पिता के पीछे से वार कर देता हूँ और पूरा राज्य फिर मेरा होगा। जैसे ही युवराज यह सोच रहा था तभी पीछे से एक दुश्मन ने युवराज पर वार किया, लेकिन तभी सम्राट ने उस वार को अपनी छाती पर ले लिया। वह तलवार सम्राट के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई और सम्राट जमीन पर गिर गया। यह देखकर युवराज के हाथों से तलवार छूट गई। उसने तुरंत ही अपने पिता को अपने हाथों से घोड़े पर उठाया और वहां से निकल गया। रास्ते में सम्राट ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम काबिल हो चुके हो और मैं तुम्हें इस राज्य का सम्राट घोषित करता हूँ। जाओ और अपने राज्य को बचा लो। इस राज्य को तुम्हारी जरूरत है। तुम जैसे वीर योद्धा पर मुझे गर्व है। इतना कहकर वह सम्राट वीर गति को प्राप्त हो गया। अपने पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हो गया। उसके मन में जो क्रोध था वह पूरी तरह से करुणा में बदल गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह अपने पिता से प्रेम करता था, नफरत नहीं। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और वह तुरंत ही वापस युद्ध भूमि पर लौटा और उसने काफी बहादुरी से युद्ध को लड़ा और अपने पिता की याद में उसने इस युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन अपने आप से हार गया। युद्ध को जीतने के बाद वापस वह महल लौटकर बहुत परेशान था, क्योंकि राजकुमारी ने जो राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, राजकुमार ने राजकुमारी को आजीवन कारावास का दंड दे दिया। राजकुमार बहुत दुखी था। वह स्वयं को भी सजा देना चाहता था। वह इस राज्य का सम्राट बनकर अब खुश नहीं था, ना ही उसके मन में कोई इच्छा रह गई थी। एक दिन वह अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था कि तभी रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो रास्ते में नाच रहा था, गा रहा था। उसने एक चोगा पहन रखा था। यह देखकर युवराज उस व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति से कहने लगा, आप कौन हैं और नाच क्यों रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैं कौन हूँ यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता। पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम कौन हो? इस पर वह युवराज कहता है, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ। इस पर वह व्यक्ति कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि मुझसे बड़ा भिखारी तो और कोई नहीं है। इस पर युवराज कहता है, आप समझ नहीं रहे, मैं वास्तविक तौर पर इस राज्य का सम्राट ही हूँ। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि इस राज्य के सम्राट तुम हो, लेकिन कभी इस राज्य का सम्राट मैं भी था और मैंने ही अपने हाथों तुम्हारे पिता को यह राज्य सौंपा था और तुम्हारे पिता
मेरे सेनापति हुआ करते थे और तुम्हें और तुम्हारे पिता को यह तक नहीं पता होगा कि जिस लड़की के लिए तुमने अपना घर बार छोड़ना चाहा था, जिस लड़की को तुम्हारे पिता ने मृत्युदंड देना चाहा था, वह पुत्री मेरी ही है। यह सुन वह युवराज उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैंने अपने पिता से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूं। अब इस राज्य में मेरा कोई मन नहीं है और ना ही मैं कोई सम्राट बनना चाहता हूँ। इस पर वह व्यक्ति उस सम्राट के हाथों को पकड़ लेता है और उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष की ओर इशारा करते हुए वह व्यक्ति सम्राट से कहता है, बेटा उस वृक्ष को देखो, इस वृक्ष की तरह सम्राट बनो। इस वृक्ष पर कई तरह के प्राणी वास करते हैं, लेकिन यह वृक्ष कभी उन्हें हटाता नहीं है, बल्कि उनका ख्याल रखता है, उनका ध्यान रखता है, सबकी रक्षा करता है और सबको भोजन भी देता है। और तो और यह वृक्ष हम जैसे पापी इंसानों को भी अपनी छांव में छाया अवश्य देता है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी इसे रत्ती भर भी अहंकार नहीं होता। यही इस राज्य का असली सम्राट है। लोगों को धोखा देना, लोगों को मारना, युद्ध की नीतियां बनाना, खून बहाना, लोगों की जान लेना, यह सम्राट का असली कार्य नहीं है। जाओ, वापस लौट जाओ अपने महल में और लोगों की सेवा करो, उनकी रक्षा करो जैसे यह वृक्ष करता है। तब तुम सही मायने में एक असली सम्राट बन पाओगे। केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को पहचानो, अपनी खुशी को पहचानो। जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वह कार्य करो। हम सब तो भटक चुके हैं और इस काल्पनिक दुनिया में यूं ही भटकते चले जा रहे हैं, जहां हर कोई हर किसी को बांधना चाहता है, अपने कब्जे में रखना चाहता है, अपने नीचे रखना चाहता है। जब तुम ध्यान से अपने आप को देखोगे, अपने आप को समझोगे, तब तुम्हें यह एहसास होगा कि हमारे विचार हमारे है ही नहीं, हमारी सोच हमारी है ही नहीं। इसीलिए वापस जाओ और असली सम्राट बनकर अपना राजभार संभालो। उस व्यक्ति की बातें सुनकर युवराज वापस अपने राज्य में लौट जाता है और अपना राजभार संभालने लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।